जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बच्चे के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। निश्चित ही सत्संग के अंत से आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स में मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, उसको अधूरा ना छोड़े। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आशिमा आंटी जी का सत्संग है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये मौका दिया प्यारी संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी से मैं पहली बार साल 2000 में मिली थी। मैं उस समय बॉम्बे में रहती थी, मेरे पेरेंट बॉम्बे में ही रहा करते थे। संगत जी, मुझे पंजाब या पंजाबी भाषा कोई समझ नहीं थी। जब मैं पहली बार गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गई तो गुरु जी कंसोल पर बैठे हुए थे, ट्राउज़र और शर्ट पहन के। जब हम उनके पास पहुँचे संगत जी, तब पहले से ही काफ़ी सारे नामी गिरामी लोग गुरु जी के पास बैठे हुए थे। गुरु जी के पास आने से पहले ही मैं विशाल से मिली थी, और जब वह मुझे गुरु जी के पास लेके आए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हम कहाँ आ गए हैं। और मैं यही सोचती रही कि विशाल मुझे कहाँ ले आए हैं, क्योंकि विशाल बहुत गंभीर इंसान है। इसलिए उनके हर सोच के पीछे मुझे बहुत विश्वास था कि जो भी वह कर रहे होंगे उसके पीछे कोई रीज़न होगा। जब हम गुरु जी के पास पहुँचे तो कपड़े भी उनके बहुत रंगीन और माहौल भी बहुत आलीशान था। मैं उम्र में भी बहुत कम थी, 21 साल की थी जब हम लोग गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गए। तो जब हम गुरु जी के पास बैठे थे, गुरु जी ने मुझे देखा और मुझे देख के विशाल से कहते हैं, ये तेरी सहेली है। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सहेली का तो बड़ा डेरोगेंट्री मीनिंग होता है। तो विशाल कहते हैं, हाँ जी गुरु जी, मेरी सहेली है। तो फिर दोबारा गुरु जी ने कहा कि ए बॉम्बे तो आई है। तो विशाल ने कहा, हाँ जी गुरु जी, बॉम्बे से आई है। फिर गुरु जी बोलने लगे कि इसकी डैडी तो पायलट है। विशाल चुप हो गए, हाँ जी कहते गए। बस गुरु जी बोलते गए और विशाल हाँ जी करते गए। मुझे कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप पीछे खड़ी हुई थी। खैर गुरु जी ने कहा कि बैठो और लंगर करो। हम बैठ गए, हमने लंगर किया। बहुत स्वाद लंगर था, बहुत शौक से खाया हमने लंगर। जब हमने खा लिया तो हम बाहर आ गए। तब मैंने विशाल से पूछा कि तुमने गुरु जी को यह सब मेरे बारे में कब बता दिया। तो मेरी बात सुन के विशाल हंसने लगे। खैर मेरे जैसे कुछ लोगों के बस में कुछ नहीं है गुरु जी को समझना। बस संगत जी, ऐसे ही वक्त बीतता गया। विशाल जी मुझे लेके आते रहते थे गुरु जी के पास। हम ऐसे ही गुरु जी के पास आया करते थे। हम बहुत खुश होकर गुरु जी के पास बैठते थे। गुरु जी के पास और संगत भी बैठी होती थी। हम लोग बैठे बैठे कई बार तो इतना रोना आया करता था, इतना रोना, बिना कारण ही हम रोते रहते थे। कुछ तो चीज़ ऐसी थी वहाँ पर जो आपको एक खिंचाव दे रही थी, एक अट्रैक्शन दे रही थी, जो अंदर से आपके सारे आंसुओं के थ्रू आपके सारे इमोशन बाहर निकाल रही थी। वो पता नहीं क्या अट्रैक्शन था वहाँ पर। तो हम घंटों घंटों बैठते थे, रोते रहते थे। गुरु जी ने बहुत प्यार से, बहुत आशीर्वाद दे के हमें आने दिया, वो लंगर करवाया। कभी कह देते थे 12 बजे कि जाओ ये और लोग ही लेके आओ, और हम 2-3 दिन 3-3 घंटे गुरु जी के कहे अनुसार घूमते ही रहते थे ढूंढने के लिए। और हमें बड़ा आश्चर्य होता कि इतनी नॉर्मल सी मामूली सी सब्जी मिल क्यों नहीं गई है। हम दिन तक शाम रात भर ढूंढते। हम सब्जी मंडी तक जाते, हमें मिलने ही नहीं थे। और जब हम आकर के गुरु जी को बताते कि नहीं मिली, तो गुरु जी बोलते चल कोई नहीं, घूम फिर आए। तो हमें बड़ा अजीब लगता कि गुरु जी आपने पूरा शहर घुमा दिया और आप बोल रहे हो कि घूम फिर आए। पता नहीं गुरु जी हमारे क्या कष्ट काटते थे। वैसे करवा के बस हम गुरु जी के पास ऐसे ही जाते रहे, सत्संग में लंगर खाते रहे। फिर एक दिन गुरु जी ने मुझे और मेरी मदर को कहा कि आप लोग दिल्ली आ जाओ। हमारा दिल्ली में भी घर था, तो हम दिल्ली आ गए। हम वहाँ रहने लगे। एक दिन हमारे घर के नीचे से हमारी गाड़ी चोरी हो गई। तो हम शाम को गुरु जी के पास गए। हमने बोला गुरु जी हमारा तो आना बड़ा मुश्किल हो गया है, हमारी तो घर के बाहर से ही कार चोरी हो गई। गुरु जी ने हमारी बात भी नहीं सुनी, हमारी तरफ देखा भी नहीं और दूसरी तरफ देखने लगे। हमको विशाल जी ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना। हम कुछ दिनों के बाद ही फिर गुरु जी के पास गए। हमने फिर गुरु जी से कहा कि गुरु जी गाड़ी चोरी हो गई है, दूसरी लेनी पड़ेगी। तो गुरु जी ने मेरी मम्मी को कहा कि अपनी वर्गी लेना, गोरी चिट्टी। तो हम लोगों ने अगले दिन जा करके वाइट कलर की कार खरीद ली। कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से और कहा कि कुछ गाड़ियां हमें चोरी की मिली है, आप आ करके देख लो। तो मेरे पापा ने फ़ोन करके बोला
कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की, मैं जब आऊँगा तब देखेंगे। जब मेरे फादर साहब आए तो हमें उम्मीद तो नहीं थी, पर हम ऐसे ही चले गए देखने के लिए। जब हम वहाँ गए तो हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी, और जैसे ही हमने अपनी कार स्टार्ट की तो ओम ओम की लाइट्स लगी हुई थी, और ऐसे लगा जैसे उस कार को किसी ने टैक्सी बना दिया हो। हम उस गाड़ी को लेकर के घर आ गए। बस ऐसे ही कुछ दिन भीतर हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, तो गुरुजी मेरी मम्मी को कहते हैं, कैप्टन बड़ा चंगा बंदा है, उन्होंने तुम्हारी बहुत सेवा की हो, तेरा टाइम है, जा बॉम्बे जाओ। मम्मी ने कहा ठीक है गुरुजी। फिर हम लोग बॉम्बे वापस चले गए। मेरे और विशाल की कोर्टशिप चल रही थी। मेरे पेरेंट्स को विशाल बहुत पसंद थे, लेकिन इनकी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी, तो हम भी रुके हुए थे। फिर एक दिन विशाल जी कहते हैं गुरुजी के पास और कहते हैं गुरुजी शादी करनी है। तो गुरुजी कहते हैं तू की करना है ब्याह करके। विशाल जी कहते हैं नहीं गुरुजी, आप ही तो कहते थे कि ब्याह करा ले ब्याह करा ले। तो फिर गुरुजी कहते हैं हंसते हुए ठीक है 23 अप्रैल। तो एक सांस में गुरुजी ने मेरी मदर इन लोगों को उनकी विशाल को ये डेट दे दी 23 अप्रैल। तो इन लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि आशिमा ऐसे ऐसे गुरुजी की डेट आ गई है 23 अप्रैल शादी की। तो मैंने कहा अरे ऐसे कैसे 23 अप्रैल दे दी, नॉर्थ में तो बहुत गर्मी होती है और हम तो गर्मी में नॉर्थ में आते ही नहीं है सुबह की फ़्लाइट से। मैं पहुंची गुरुजी के मंदिर कि मैं जाऊंगी गुरुजी से बात करूंगी और मैं बोलूँगी गुरुजी ये क्या डेट निकाली है आपने। मैं पहुंची गुरुजी के पास, उससे पहले वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे गुरुजी के पास। मुबारका मुबारका सभी लोग मुझे बोलने लगे। मैंने बोला मुबारका गुरुजी ने कितनी ख़राब डेट निकाली है। मैंने बोला इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, हम तो नॉर्थ ही नहीं आते इतनी गर्मी में। संगत में से कोई बोला अरे बेटा डेट तो बहुत अच्छी है। तो मैंने पूछा, तो वो बोलते हैं 23 अप्रैल 2005, यानी कि 2 3 4 5। जब हम अब जो मैं सोच करके आई थी कि मैं गुरुजी से बोलूँगी कि गुरुजी ये क्या डेट निकाली है, हम तो नहीं कर पाएंगे गर्मी बहुत है। तो जो सोच के मैं आई थी कि लड़ूंगी झगड़ूंगी गुरुजी को, गुरुजी आपने क्या डेट निकाली है इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, परंतु इसका जवाब तो मुझे गुरुजी ने के दरवाजे से ही मिल गया। तो खैर चुपचाप लंगर किया। विशाल ने कहा देख लिया मिल गया जवाब। जब हमारी शादी का समय आया तो विशाल ने हमारी शादी के कार्ड गुरुजी के सामने जाके रख दिए। गुरुजी को जो समझ में आया गुरुजी ने वो शादी का कार्ड उठा के जिसको देने थे दे दिए। वही लोग थे, ये वही फैमिली थी जो 6 महीने पहले विशाल की सिस्टर की शादी में आए थे, और वही फैमिली को गुरुजी ने पता नहीं किस कारण से हमारी शादी में भी भेजा। हमारी शादी की डेट करीब आई, बड़े मन में घबराहट थी कि इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे 23 अप्रैल की जब डेट आई हमारी शादी की, उस दिन इतनी ठंड थी, सब लोग सूट पहन के शॉल पहन के आए हुए थे शादी में। उसके बाद हमारा रिसेप्शन था, उसमें भी बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखिए संगत जी गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी कितना ख्याल रखते हैं, माँ बाप की तरह भगवान की तरह। मैं गुरुजी से अपना रिश्ता क्या बताऊँ, फ्रेंड बोलूँ, माता पिता बोलूँ, भाई बोलूँ या बोलूँ परमेश्वर बोलूँ, बस मैं यह कह सकती हूँ कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बस ऐसे हमारी अप्रैल में शादी हुई थी, जुलाई में हम गुरुजी के बर्थडे पर जलंधर से चले, और मैं और विशाल उन दिनों अमेरिका मूव करना चाहते थे। बिजनेस में क्या ख़रीदना है, किससे बातचीत करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट तय हो गया था। हमारे वीज़ा भी आ गए थे। हम जलंधर से गुरुजी के मंदिर गए, और जैसे हम गुरुजी के पास पहुँचे गुरुजी के चरणों में हमने आशीर्वाद देने के लिए झुके, तो मुझे तो गुरुजी ने नहीं देखा, मेरे पीछे विशाल थे। विशाल से गुरुजी बोलते हैं कैसे आए तुम, तो विशाल बोलते हैं कि गुरुजी गाड़ी से आए। तो गुरुजी कहते हैं विशाल से कि ये तो मेरा काम करेगा, तेनू मुंडा हो। और यह सुन करके संगत जी आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड विशाल वॉज वेरी हैप्पी। गुरुजी ने विशाल को कहा कि ये पिंड से आई है और तो अभी इसे छोड़ने जाना है। और विशाल ड्राइव करके जलंधर से आए थे, और गुरुजी ने कहा अभी चंडीगढ़ जाना है, उस टाइम पे 8-9 घंटे आना। एनीवे गुरुजी की आज्ञा का पालन करना ही था, तो विशाल ने आज्ञा का पालन किया। तो गुरुजी ने जिन जिन को बोला था उन्हें लेकर के विशाल चंडीगढ़ चले गए। उसके बाद संगत जी विद इन 9 months वी हैड अ सन। एंड संगत जी जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था उससे पहले मेरे फादर को कैंसर हो गया था, स्टेज 4 month कैंसर, एंड ही वॉज अ पायलट। और जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनकी फ़्लाइट रुक गई, और इस वजह से मेरे फादर ज़्यादा बीमार हो गए थे। मैं बॉम्बे चली गई अपने पेरेंट्स के पास उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो उन दिनों गुरुजी से बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो किशोरी अंकल से मैंने बोला कि किशोरी अंकल गुरुजी से आप बोलो मेरे पापा बहुत बीमार हैं। तो किशोरी अंकल कहते हैं आशिमा गुरुजी कहने की कोई लोड़ नहीं है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि देखो किशोरी अंकल मेरा मैसेज नहीं पहुंचा रहे गुरुजी तक, लेकिन किशोरी अंकल गुरुजी को समझते थे, हम नहीं समझ पा रहे थे। तो संगत जी जब मेरा बेटा हुआ, जब वो
21 दिन का हो गया तो हम उसे गुरुजी के पास उनके चरणों में लेके गए। तो गुरुजी के पास जा कर के हमने देखा देव को गुरुजी के चरणों में रख दिया और मैं बहुत दूर खड़ी थी। मैं एम्पायर स्टेट में दरवाजे के पास खड़ी थी, गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। और जब मैं गई गुरुजी के पास तो गुरुजी को देख के मुझे एकदम से रोना आ गया, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को देखते हो बहुत टाइम के बाद वो रोना जैसे आता है, ठीक वैसे ही मुझे रोना आ गया। तो मेरे पिताजी बहुत कष्ट देखते हुए आ रहे थे और अपने माता पिता के कष्टों को देखना बहुत कष्टदायक होता है। तो मेरा मन बहुत भारी था, चूँकि मैं बहुत दूर खड़ी थी दरवाजे पर और विशाल ने देव को गुरुजी के चरणों में रखा हुआ था। अब गुरुजी ने किसी की तरफ नहीं देखा, ना मेरी माँ की तरफ ना विशाल की तरफ, सीधे मेरी तरफ देखा और चिल्ला करके बोलते हैं, रोनी क्यों है? मुंडा दिता है तेरा, ब्याह कराता, तेरे प्यो ठीक करता, तेरी बहन ठीक कर दी, उनकी चाहता तेनू, तेरी हिम्मत नहीं थी संगत जी कि मैं गुरुजी की तरफ देखूं आंखें उठाकर। मेरी आंखें नीची रही और मेरे आंसू बहते गए। तो उसी साथ में गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे और क्या चाहिए, चल जा, तुझे एक बच्चा और दे देता हूँ। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं गुरुजी की तरफ हंसने लगी। उनका तरीका क्या था, कैसे उन्होंने मुझे संभाला और कैसे मेरे फादर के कैंसर में 4 स्टेज के कैंसर में उनको संभाला, इतने बुरे हाल से उन्हें बाहर निकाला। आज 15 साल हो गए, जिंदा रखा हुआ है फादर फॉरएवर। फादर जो है रिकवर करने लगे, जब कुछ ठीक हो गए ना, लगा गुरुजी ने हमारे चंडीगढ़ मूव करा दिया था। विशाल ने उनसे पूछा था कि हम दिल्ली शिफ्ट कर जाए, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम चंडीगढ़ शिफ्ट करो। गुरुजी की कृपा से विशाल ने बहुत मेहनत की, हम वर्क वेरी हार्ड और हम अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और जब हमें लड़की पैदा हुई तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उसका नाम क्या रखें। तो जब हम शिमला गए तो हमने उसका नाम इनायत रख दिया और सारे डॉक्यूमेंट पर उसका नाम इनायत था। और अब हम उस पासपोर्ट पे, जिस पासपोर्ट पर इसका नाम इनायत था, उस पासपोर्ट पर हम लोग ट्रैवल भी कर चुके थे। मेरी बेटी कोई 1-1.5 साल की रही होगी शायद, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इस इनायत नाम से। फिर भी हम बार बार सोचते थे कि इसका क्या नाम रखें, जबकि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम ऐड हो चुका था। तो हम लोग शिमला गए हुए थे एंड वी आर वॉकिंग ऑन द मॉल रोड। तो सामने से सबीना आंटी और उनके हस्बैंड मॉल रोड से उतर रहे थे और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और मैंने उन्हें जय गुरु जी कहा और मैंने कहा कि मैं आपको 10 साल पहले से जानती हूँ। इस प्रकार से हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो सबीना आंटी मुझसे कहती हैं कि हमारी बेटी का नाम है गौरी। और ऐसे बताते बताते मैं अपना सत्संग कहने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी चाहते थे कि हम अपने बेटिया का नाम गौरी रखें। विशाल ने और हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ में आ गया कि यह गुरुजी का देश है और हम अपनी बेटी का नाम गौरी रखें। हमने वापस आकर के सारे कागज़ बिटिया के बदले उसका नाम गौरी रख दिया। बस इसके बाद ज़िंदगी चलती रही। गुरुजी ने हमें हर पल हर समय संभाला और हमें रास्ता दिखाते रहे। कुछ साल बीते, मेरे फादर साहब जिनको कैंसर हुआ था मेरे घर आए हुए थे और जब वो चंडीगढ़ से वापस अपने घर गए तो मैं अपने घर के पोर्च में बैठ करके कई घंटों तक रोती रही। इस बार मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मन बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। तो उसके बाद मैं सो गई। मैंने सोचा चलो उठे, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद कई बार मन मायूस हो जाता है। करीब 10 बजे मेरी मदर का फ़ोन आता है कि आशिमा पापा को कुछ हो गया है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी कुछ करिए, गुरुजी कुछ करिए। मेरे पापा को ड्राइविंग करते समय स्ट्रोक आया था नियर सोनीपत। और एकदम से जब मेरी मम्मी चिल्लाने लगी तो सामने से गाड़ी आई और मेरे पापा की जो स्लो मूविंग कार थी वो उस गाड़ी में जाके हिट हो गई, नहीं तो ये लोग पूरी तरह हर्ट होते। एनीवेज ही हैड अ स्ट्रोक। उनका ट्रीटमेंट हुआ और उनका जो आफ्टर इफ़ेक्ट था वो तो रह गया, लेकिन माय फादर सर्वाइव। लेकिन कुछ दिनों के बाद मदर को हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक। हमें पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से हम उन्हें टाइमली हॉस्पिटल ले जा सके। मेरी सिस्टर को माइल्ड शिज़ोफ्रेनिया था करीब 15 साल से, करीब 15 साल जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। माई सिस्टर इज़ मच बेटर। अब वो अपने आप से सब कुछ काम कर लेती है। फादर मेरे कैंसर पेशेंट है, सिस्टम बीमार है, मदर हार्ट पेशेंट है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं गुरुजी की हम पर ऐसी कृपा है, हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं, आज हम इस परेशानी में हैं, इस तकलीफ़ में, इतने साल में हम गुरुजी के चोला छोड़ें, कभी ऐसी घबराहट ही नहीं हुई कि गुरुजी नहीं है। यस ऑलवेज देयर। बहुत बार हम लोग दुनिया में होते हैं, दुविधा में होते हैं कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आप हमारा यह काम क्यों नहीं करा रहे, यह काम हमारा सीधा क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि गुरुजी हमें किस तकलीफ़ से, किस परेशानी से निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा संगत जी? हमें विश्वास करना है कि गुरुजी जो हमारे लिए निर्णय लेंगे वो बिल्कुल राइट ही होंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि संगत जी जब तक हमारे हिसाब से काम हो रहा है हमें लगता है कि गुरुजी हमारे साथ है, और अगर हमारे मन की चीज़ ना हो तो हम कहने लग जाते हैं कि गुरुजी हमारा ध्यान ही नहीं है।
बहुत हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत लोग, वक्त बहुत कम लोग कहने लगे कि आज मुझे गुरु जी की खुशबू आई, आज मुझे ओम दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे क्यों गुरु जी ने दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दिखता। तो मैंने अपने आप को समझाया कि मैं तो गुरु जी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में बिठाया, गुरु जी ने अपने हाथ से लंगर दिया। बहुत बड़ी कृपा है ये, गुरु जी ने इस लायक समझा कि हम उनके मंदिर में आ सकें। बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है गुरु जी की, बहुत मेहर थी। गुरु जी ने इतने इतने आशीर्वाद दिए कि बहुत सुखदायी ज़िंदगी आज हमारे घरों में है। बीमारी आती है चली जाती है, इतनी बड़ी बीमारी हमारे घर में आई, लेकिन गुरु जी ने उसे भी दूर कर दिया, हमको उस मुसीबत से बचा लिया। एक वक्त तक तो संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरु जी मुझे प्यार नहीं करते थे, या फिर मेरी भक्ति और लोगों की कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गुरु जी मुझे दर्शन नहीं देते। और एक दिन विशाल रात में 1-2 बजे कहीं से आए। रात में तो मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर जब मैं गई, मैंने बोला कि तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी तेज़ गुलाब की खुशबू आ रही है। गुलाब की खुशबू पूरी रात हमारे साथ रही और अगले दिन गायब हो गई। और जो लोग कहते हैं, जिस पर मैं भी शंका करती थी कि लोग क्या कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे भी ब्लेस किया। गुरु जी ने मेरी उलझनों का जवाब दिया और बताया कि मैं हूँ, जब मुझे अपनी बच्ची आस्था से पुकारोगे मैं आ जाऊँगा और मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊँगा। अगर आपके मन में घबराहट हो, शंका है कि गुरु जी हैं कि नहीं है, हमें दर्शन देंगे या नहीं देंगे, आप बिल्कुल सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपने आप को दूर कर लो। गुरु जी हैं, गुरु जी अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। गुरु जी ने जब टोला छोड़ा तो चंडीगढ़ से बहुत लोग जा रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि हम भी जाएंगे। हम डुगरी के लिए निकले तो मेरे हस्बैंड विशाल बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, तो हम जब डुगरी के लिए निकले तो बच्चों को नहीं लेके गए क्योंकि बहुत गर्मी के दिन थे एंड एवरीबडी ओवरवेट। तो जब हम डुगरी जा रहे थे तो हमें लगा हमारी गाड़ी पर एक चिड़िया बैठी हुई है और लगातार वो चींची कर आवाज़ करती जा रही है। हम लोग बार बार गाड़ी को रोके, हम पीछे जाके देखें, कभी टायर के नीचे जाके देखें, ऊपर जाके देखें। जैसे हम गाड़ी रोकें वैसे ही आवाज़ भी रुक गई। और यह चीज़ हमने करीब 4-5 बार की। विशाल ने कभी भी इससे पहले इतनी ख़राब गाड़ी ना पहले कभी चलाई और ना उस दिन के बाद चलाई। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि गुरु जी इस प्रकार से चोला छोड़ के चले जाएंगे। और हम सब बहुत डिसहार्टेड हैं, बहुत मायूस, बिल्कुल अनाथ जैसी फीलिंग हमें आ रही थी। सारी संगत बौखलाई हुई थी। तो विशाल वो दिन इतनी ख़राब गाड़ी चला रहे थे तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरु जी बार बार इन्हें रोक रहे थे। और जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुँचे, हमने बहुत सारे पेड़ों पर मोर देखे। तो आसपास संगत जी, हमने कहा कि आज तो हम बहुत रुकते रुकते आए हैं। वहाँ एक संगत खड़ी थी, उन्होंने बोला कि आपको क्या पता कि कौन सी विपदा गुरु जी ने आपकी काट दी है, पता नहीं कौन से संकट में आप आने वाले थे जिसे गुरु जी ने काट दिया। हमें लगा कि सही बात है, ऐसे ही कुछ कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद ना तो इन्होंने कभी ऐसे गाड़ी चलाई और ना ही वह आवाज़ हमें कभी सुनाई दी। गुरु जी ने चोला छोड़ने का अश्विनी शर्मा जी हैं, मोहाली में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, जैसे गुरु जी के भक्त होने चाहिए वैसे ही हैं वो। तो अश्विनी जी एक दिन हमारे घर बैठे हुए थे और कहते हैं कि हमें गुरु जी का सत्संग करना चाहिए। तो उन्होंने विशाल से अपनी बात शेयर की कि विशाल, हमें सत्संग करना चाहिए गुरु जी का, कोई सत्संग शेयर करो। गुरु जी ने चोला छोड़ा ही था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सत्संग करते हैं। 50-100 लोगों का एक बार सत्संग किया, फिर 250, फिर 500, 700, इतनी भीड़ हो जाती थी कि हमें लगता था कि साक्षात गुरु जी आके संगत इकट्ठे करके अपने हाथों से सबको लंगर खिला रहे हों। बहुत बहुत कृपा की मेरे हस्बैंड विशाल ने। बहुत कम बात करने वाले, गंभीर पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं, बट हिज कनेक्शन टू गुरु जी इज़ वॉज वेरी यूनिक। और मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत गुरु जी विशाल को करते थे, और विशाल का भी गुरु जी के साथ जो प्यार है वह बहुत ही यूनिक है। लॉकडाउन के टाइम गुरु जी की एक संगत हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूँगी, गुरु जी के बहुत ज़्यादा करीब थे। उनकी भक्त का, उनकी सोच, सेवा का हम में से कोई भी मोल नहीं लगा सकता। कई बार लोग बोलते कि इसने लंगर करवाया, उसने लंगर करवाया। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इनकी भक्ति सालों साल की थी। 10, 15, 18 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुरु जी के चरणों में दिए। और उनका परिवार परेशानी में था तो गुरु जी उनके परिवार के पास अपनी संगत भेजा करते थे कि उनकी जा कर के हेल्प करो। जब वे आकर के हेल्प करने जाते तो वह बोलते कि नहीं, मैं आपकी तो सेवा ले नहीं सकता, आपकी मदद ले नहीं सकता। तो वह संगत बोला करती थी कि नहीं, आपको तो हमारी मदद लेनी होगी, गुरु जी ने भेजा है। तो यह जो पुरानी संगत है, ये इतनी गुरु की सेवा में लीन रह चुके हैं, इतने गुरु जी को एक्नॉलेज करते हैं, तो उन संगत को एक्नॉलेज करना भी गुरु जी को एक्नॉलेज करना ही है। हमारा उनसे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हमें गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, वह बात और है, लेकिन उनसे हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।
लेकिन जिन लोगों ने सेवा की बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के, उनको भूल जाना हमारे लिए गलत होगा। कई बार सत्संग में ऐसा होता था कि हम किसी को ऐसा लगता कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर 100 लोग बैठे होते तो 100 के 100 लोगों को लगता था कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। कई बार सत्संग में जब हम बैठे हुआ करते थे, गुरुजी जब अपने कमरे से आते तो बहुत कोशिश करती थी कि उन्हें देखने के लिए मैं देखूँ। मैं देखती थी कि गुरुजी चल नहीं रहे हैं, गुरुजी अपनी ज़मीन से उठे हुए हैं, गुरुजी अपनी ज़मीन से उड़ रहे हैं। और मैं कई बार झुक झुक के देखा करती थी कैसे चल रहे हैं गुरुजी, वो तो चल ही नहीं रहे हैं। और गुरुजी बड़े स्माइल करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो बड़े लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, हम उनको भी जज करने की कोशिश करें। या फिर जब गुरुजी कुछ प्रसाद पी रहे होते थे तो मुझे लगता है कि मैं भी देखूं कि क्या पी रहे हैं गुरुजी, थोड़ा सा बच जाए तो मैं भी पी लूँ। एक बार गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी तब, और वही पास में मेनका आंटी भी बैठी हुई थी तब, एयर इंडिया पायलट की बड़ी स्ट्राइक चल रही थी एंड फाइट कैंसर की हो रही थी। एंड मेनका जी बहुत नाराज थे कि यह कैसे हो गया, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों हो रहा है, इनको इतना इतना पैसा मिलता है, इसके बावजूद इनकी इतनी डिमांड है। और वो बहुत नाराज़ थी। शायद उनका नाराज़ होना भी जायज़ था क्योंकि मेरे पापा पायलट थे और मैं उनकी बातें सुन के अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी कि मुझे, और उन सब बातों का जो मेनका गांधी जी बोले जा रही थी, मैं उन सब बातों का अपने मन ही मन में जवाब दिए जा रही थी। और गुरुजी के एक तरफ मैं बैठी हुई थी और गुरुजी के एक तरफ मैं बैठी हुई थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। गुरुजी मेरी तरफ देख के बोलते हैं, जवाब दे नू। तो मैंने हाँ जी नहीं, तो मैंने जवाब दिया। मुझे तो बाहर निकलते कि ये पिटवा देगी। मैं तो बहुत डर रही थी कि कैसे जवाब दूँ। लेकिन जब आपको पता है कि खुद परमात्मा आपको बोल रहे हैं तो फिर खुद आपके साथ हैं। मैंने कहा, मैम माई सिंसियर अपोलोजाइज, आई एम अ पायलट डॉटर। मैंने कहा कि मैम, जब मेरा बर्थडे होता था तो मेरे फादर जब इंडिया में होते थे, हम उनके साथ कभी पूरे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी सुबह 2 बजे फ़्लाइट होती थी। तो हमारे घर में और शोर शराबा हो नहीं सकता था क्योंकि 10 बजे तक तो सब कुछ बंद हो जाया करता था। क्योंकि अगर फादर साहब को 400 पैसेंजर लेकर के जाना है तो उन्हें नाइट स्लीप लेनी पड़ेगी। मैंने कहा दिवाली दिवाली है, तो बोले हमने कभी नहीं देखा हमारे फादर के साथ। और अगर उनकी कोई फ़्लाइट होती थी तो 12 घंटे पहले सोने की कोशिश करते थे और आने के बाद 4-5 घंटे उल्टे सीधे टाइम फ़्लाइट आती। तो हमारे घर में तो हर समय कर्फ्यू लगा रहता और मैं उनसे बहस करती रहती थी। मुझे पता ही नहीं कहाँ से हिम्मत आई थी कि मैंने उन मेनका जी के हर सवाल का जवाब दिया, बहुत प्रेम से अंदर से दिया, मन से, लेकिन हर चीज़ का जवाब दिया। अच्छा कह तो दिया, लेकिन उसके बाद बड़ी घबराहट हुई। ये मिनिस्टर हैं, मैं इनके सामने क्या बोलने चली गई। एनीवे शी वॉज वेरी ग्रेसफुल लेडी। उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। गुरुजी हंसते चले जा रहे थे, हंसते चले जा रहे थे। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं बहस करती चली जा रही थी, गुरुजी बहस करवाते चले जा रहे थे। और जब 10-15 मिनट के बाद मुझे शांति मिली तो गुरुजी मेनका जी को बोलते हैं, उन 10 तो गुरुजी को सब ध्यान था कि वह बैठी हैं, ये चरणों में बैठी है, इसके फादर पायलट है, ये जवाब देगी। मैं कहूँगी कि आप लोगों की आस्था हमसे भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अब गुरुजी से बिना मिले ही गुरुजी से जुड़ गए हैं। हम तो गुरुजी से मिले, उसके बाद हम गुरुजी से जुड़े। हमने तो बहुत क्वेश्चनिंग करी कि गुरुजी क्या चीज़ है। गुरुजी तो रब से भी बहुत ऊपर थे, फिर भी हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग की और हमको हर चीज़ के साथ जवाब मिलते चले गए कि हम कितने मूर्ख हैं। हम उसी मोह माया में, उसी ईगो में, इसी दुनिया के लेन देन ऊँच नीच इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। और जो ये गुरु हैं हमारे, परमात्मा हैं, वो आपकी ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं एक बार बड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी विशाल बहुत पीते हैं, मेरे लिए तो बहुत था रोज़ पीना, मेरे लिए तो बहुत था कि रोज़ पीना बेशक 2 ड्रिंक ही क्यों ना हो। तो गुरुजी ने मुझे बहुत तेज डांटा कि तुझे किसने बोला पूछने के लिए, चल जा पीछे जाके बैठ जा। उससे बड़ी कृपा किसी परिवार पर क्या होगी संगत जी की। एक दिन बैठे बैठे हमें हस्बैंड यानी विशाल ने मुझसे कहा कि मेरे सामने से गिलास हटा दो। और आज इतने साल हो गए हैं वो शराब को छूते तक नहीं। और उनकी मदर मुझसे आज भी पूछती कि बेटा ये सच में भी नहीं पीता। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है हमारे घर और उनकी मदर के लिए, बहुत बड़ा चंबा है कि वो आदमी तो रोज़ ड्रिंक पीता है, ड्रिंक लेता है, वो अचानक ही सब छोड़ दे। ही कम्प्लीटेड गिव अप अल्कोहल। और गुरुजी विशाल को बहुत प्यार करते थे, मुझसे कहीं ज़्यादा विशाल जी की आस्था है गुरुजी में तो बहुत यूनिक है क्योंकि विशाल जी ने गुरुजी को बचपन से देखा है। और जब गुरुजी विशाल के पास जाया करते थे उस टाइम पे जब शादी हमारी नहीं हुई थी, तब गुरुजी ने एक दिन उनको कहा जा घूमे। तब उन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ घूम के आऊँ। तो उनकी सिस्टर के लंदन से फ़ोन आया कि मेरा
कन्वेंशन है 3 दिन के बाद, तो विशाल तू यहाँ आ जा। समझिए गुरुजी की कृपा से आधे दिन में पासपोर्ट बना और आधे ही दिन में वीज़ा लगा और अगले ही दिन फ्लाइट में थे। विशाल को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, वह समझ नहीं पा रहे थे कि घूमने का क्या मतलब था। फिर वहाँ से लंदन से वापस आने के बाद विशाल और किशोरी अंकल का जो बेटा है, दोनों हाथ में गुरुजी के पास साथ साथ ही गुरुजी के पास गए। मैं आपको 20 या 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। जैसे ही गुरुजी के पास पहुँचे, माथा टेका, जैसे ही गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने बोला, तू घुमाया तो भेजा भी गुरुजी ने ही था और रिसीव भी गुरुजी ने ही किया। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा, इतनी अनुपम कृपा है कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की आगे जैसे भी कृपा होगी मैं अपना सत्संग आगे ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। भगवान बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्यों ने देख के चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वह अपने हाथ में कुछ लेके आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में रस्सी थी। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे वे रस्सी में गांठ बांधने लगे। वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देख के सोच रहे थे कि अब भगवान भूत आगे क्या करेंगे। तभी भगवान बुद्ध ने सभी से प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगने से पूछती है। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखे तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरे तरीके से देखें तो हम इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही आदमी बदली हुई प्रतीत हो रही है, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। सत्य है, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर भगवान बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं, शिष्य कहने लगे, ऐसा करने से तो यह गांठें खुलेंगी नहीं और बल्कि कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि हम जिन समस्याओं में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया है। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे ख़त्म करूं। तो संगत जी, कहानी का आशय यह है कि हम कितनी भी बड़ी और कठिन और जटिल समस्या से क्यों ना घिर जाएं, अगर आप उस समस्याओं को ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपको अपनी समस्याओं का हल उसी में जरूर नज़र आएगा। संगत जी, शांत चित्त से, शांत मन से अगर हम अपनी समस्याओं का अवलोकन करें, निश्चित ही हमें उसका हल, उसका जवाब मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।